नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका जीके बाई एमके क्लासेज में। दोस्तों, सीईटी 12th लेवल के लिए और 3rd ग्रेड के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, इस क्लास में हमने जो प्रश्न लिए हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की बुक से लिए हैं। इन प्रश्नों में जो भी प्रश्न लिए हैं वो चैप्टर वाइज हैं। तो इसमें हमने 5 चैप्टरों के प्रश्नों को लिया है। तो बाकी जो बचे 5 चैप्टर हैं, इसमें कुल 10 चैप्टर हैं दोस्तों। तो 5 चैप्टरों के प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे और बाकी बचे 5 चैप्टरों के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। पहला प्रश्न आ चुका है, साथ में आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर क्या रहेगा तो देखिएगा, 1070 किलोमीटर, 3,42,946 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 4,950 किलोमीटर। तो साथियों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका सही आंसर होगा 5,920 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10.41% पर यह फैला हुआ है। तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर है लंबाई, तो रेड क्लिप जो रेखा है उसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 1070 किलोमीटर। इसमें आपका ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेड क्लिप रेखा। तो दोस्तों, ये जो रेड क्लिप रेखा है इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करना। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। छठा प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जबकि अगर दूसरे नंबर की बात करें तो राजस्थान के बाद में तो दूसरा नंबर आता है दोस्तों, वो आता है मध्य प्रदेश का। ये दूसरे स्थान पर आता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व छोटा जिला क्रमशः है। तो सबसे बड़ा और छोटा जिला, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सबसे अगर बड़े जिले की बात करें राजस्थान का तो वो है आपका जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है वो है धौलपुर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4। इसमें आपका सही आंसर होगा। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अवस्थिति है। तो क्या अवस्थिति है, तो साथियों इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपका सही आंसर होगा। देखिएगा, इसको पढ़िएगा। 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये इसमें आपका सही आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे जो बड़ा महाद्वीप है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें आपका सही आंसर होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थिति है, तो किस क्षेत्र दिशा में ये है राजस्थान। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें आपका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम में ये बसा हुआ है। भारत के उत्तर पश्चिम में ये बसा हुआ है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस संभाग में स्थित हैं। तो ये किस संभाग में आते हैं दोस्तों, ये आते हैं कोटा संभाग में। दोस्तों कोटा संभाग में आते हैं। जबकि आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो कुल 7 संभाग हैं।
अगला प्रश्न, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, इसमें आपका सही आंसर होगा, ये धौलपुर जिले में होते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो ये किस जिले में होता है दोस्तों? इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपका सही आंसर होगा, जैसलमेर में सबसे बाद में सूर्योदय होता है और सबसे बाद में ही सूर्यास्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के कितने पड़ोसी राज्य हैं तो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 राज्य इसमें आपके पड़ोसी राज्य हैं। चलते हैं आगे की ओर देखते हैं। दोस्तों पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने 14 प्रश्न देखे थे। ये इस बुक का दूसरा चैप्टर है राजस्थान के इतिहास के नाम से। तो चलते हैं इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, देखते हैं। आप भी आंसर देने की कोशिश करते रहना साथ साथ में। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो क्या राजधानी थी दोस्तों? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा विराटनगर। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी? विराटनगर थी। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। मैं वादा करता हूं यहां से आपको कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी बीच में मिस ना करें। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा और बूंदी का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्या कहलाता है? ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र कहलाता है आपका मेरवाड़ा। क्या कहलाता है दोस्तों? मेरवाड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है दूसरे चैप्टर का, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास की जो क्षेत्र की जो भाषा है दोस्तों वो कहलाती है ढूंढाड़ी। क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न, महाभारत कालीन 2 जनपद थे। महाभारत काल के समय के 2 जनपद थे, तो कौन कौन से थे उनका नाम आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 3, मत्स्य और शिवी जनपद। ये दोनों महाभारत काल के जनपद हैं। छठा प्रश्न दूसरे चैप्टर का, प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि प्रथम वेद माना जाता है। प्रथम वेद कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूं। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसमें ऋग्वेद इसमें आपका सही आंसर। ये प्रथम वेद है, या इसको प्राचीनतम ग्रंथ भी कहते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपका सही आंसर होगा सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये तीनों जिले किसमें आते हैं? शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। 8वां प्रश्न, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था, वह था, तो कौन मारा गया था? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो था हसन खां मेवाती। ये महाराणा सांगा की ओर से बाबर के सामने जो महाराणा सांगा का युद्ध हुआ था उसमें हसन खां मेवाती मारा गया था। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मालवा देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो कौन सा क्षेत्र आता था दोस्तों? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। ये तीनों जिले आपके मालवा के अंतर्गत आते थे। शिवी जनपद की राजधानी थी, तो शिवी जनपद जो था तो उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों उस टाइम? तो इसकी राजधानी थी मध्यमिका। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4, इसमें आपका सही आंसर होगा। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, बयाना प्रसिद्ध किस राजवंश का वर्णन मिलता है? बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा सूरसेन। किसका मिलता है? सूरसेन राजवंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 12वां प्रश्न है, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? दोस्तों ये किस वेद में मिलता है? ये
ऋग्वेद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था, तो कौन सा रहा था? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़। जो प्राचीन समय में थे, जो गुहिल थे, वो मेवाड़ में उन्होंने राज किया था और वहां से ही उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। राजस्थान के अंतर्गत तो सबसे पहले वहीं पर उन्होंने राज किया था। चौथा प्रश्न, चौथी शताब्दी के पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? तो किस जनपद का उल्लेख किया है दोस्तों? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरसेन। सूरसेन जनपद का उल्लेख इन्होंने किया है। क्यों पढ़ाई बड़ी भी अब सारा देखे भी उसके वो भी कोई पाठ हो गयो जो टाबर सारा जा आंगड़ी देर मुंह। फिर गुरुजी बोला देखो टाबरो, पढ़ाई के अंदर सब मेन चीज है ध्यान देखो। मैं गोबर में आंगड़ी आ दीर चाटी आई तो लड़े या तो ध्यान देख लिया तो ठीक है, नहीं फिर गोबर ही चाटूंगा। दोस्तों दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आ चुका है तीसरा चैप्टर। तो तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो है इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने कौन कौन से स्रोत हैं दोस्तों, इनसे भी प्रश्न अपने एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो देखिएगा प्रश्नों को। पहला प्रश्न तीसरे चैप्टर का आ चुका है, वंश भास्कर नामक जो आपका ये पुस्तक थी वंश भास्कर, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके लेखक थे आपके सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यमल मिश्रण, इसमें आपका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जयानक थे। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। अगला प्रश्न, हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? हम्मीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नैनचंद्र सूरी महाकाव्य के लेखक हैं। चौथा प्रश्न इसी चैप्टर का, कानड़ दे के प्रबंधक के लेखक कौन है? जो कानड़ दे प्रबंध है उसके लेखक कौन है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पद्मनाभ, ये कानड़ दे के लेखक हैं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न कंपटीशन में पूछा जा चुका है और इस पुस्तक का नाम आप भी ध्यान रखें क्योंकि ये कर्नल जेम्स टोड से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, क्योंकि और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नल जेम्स टोड की ये पुस्तक है, इसके लेखक कर्नल जेम्स टोड है। अगला प्रश्न, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? जो प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा प्रशस्ति। क्या कहलाती है? प्रशस्ति कहलाती है। देखिए तीसरा चैप्टर दोस्तों हमारा खत्म हो चुका है, चौथा चैप्टर आपके सामने आ चुका है। चौथे चैप्टर का नाम है राजस्थान में प्राचीनतम सभ्यता स्थल। तो राजस्थान में जो प्राचीनतम सभ्यता स्थल थे कौन कौन से रहे हैं देखिएगा। पहला प्रश्न, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों की दोनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा प्रश्न चौथे चैप्टर का, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो कहां से प्राप्त हुआ है? इसमें आपका सही आंसर होगा बैराट से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? बैराट से। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिलता है? नाचता हुआ पक्षी दोस्तों तो किस से मिलता है? तो इसमें आपका सही आंसर होगा बैराट। कहां से मिलता है? बैराट से मिलता है। किस सभ्यता से 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली हैं? तो कहां से मिली हैं दोस्तों? इसमें आपका सही आंसर होगा बैराट से। ये भी कहां से मिली हैं? बैराट से। 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की जो मुद्राएं हैं बैराट से मिली हैं। पांचवा प्रश्न चौथे चैप्टर का, बीजक की पहाड़ी एवं भीम डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो ये किस सभ्यता से संबंधित हैं दोस्तों? इसमें भी आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये भी बैराट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। हाथ से बुने वस्त्र तो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा
होगा बैराठ और बालाथल, ये दोनों जगह से ये वस्त्र मिले हैं जो कि हाथ से बुने हुए वस्त्र थे। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक वो दो दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, गणेश्वर को ये कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। 8वां प्रश्न, चौथे चैप्टर का, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था तांबे का, किसका किया गया था, तांबे का प्रयोग किया गया था। 9वां क्वेश्चन, अग्निकुंड यानी कि वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये अग्निकुंड के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ये हुए हैं आपके कालीबंगा से। तो कहां से प्राप्त हुए हैं, ये कालीबंगा से ये प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों की दोनों सभ्यताएं हनुमानगढ़ में स्थित हैं। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा, आघाटपुर के नाम से किन सभ्यताओं को जाने जाने लगा था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों जोधपुरा सभ्यता। और ये जोधपुरा सभ्यता दोस्तों कहां पर है, ये जयपुर के अंतर्गत आती है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, और 5वें चैप्टर का जो नाम है वो है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, आजादी से पहले सरकार का क्या स्वरूप था। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो देख लीजिएगा, एक बार इन पर नजर डालिएगा। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो ये किसकी होती थी दोस्तों, ये होती थी बख्शी की, किसकी होती थी, बख्शी की। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों वो कौन थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों टीकाराम पालीवाल। ये कंफ्यूजन कर देने वाला प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में अपनी डायरी में नोट डाउन करके रखें और इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही आंसर होगा। 4था प्रश्न, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। राज्य की सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था प्राचीन समय में, क्या कहा जाता था। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम कहा जाता था, जिसे कि आज अपन जो गांव होते हैं वो ग्राम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए। प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर 1 1952 में सर्वप्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे। 6ठा प्रश्न, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। संपूर्ण शक्ति का जो सर्वोच्च केंद्र होता था दोस्तों वो क्या होता था, वो राजा होता था। राजा के पास में सारी शक्तियां होती थी। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो था खजांची। ये खजांची जो होता था ये हिसाब किताब रखता था और आमदनी को कितना खर्च करना है, कितना उसको इकट्ठा करना है, तो ये सब कुछ उसका खजांची का काम हुआ करता था। अगला प्रश्न, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। तो इस अधिनियम को कब लागू किया गया था दोस्तों। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1937 को ये लागू किया गया था। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था कहलाता था। तो क्या कहलाता था दोस्तों, वो कहलाता था जागीर पट्टा। क्या कहलाता, जागीर पट्टा ये कहलाता था। दोस्तों 6ठा चैप्टर जो आपके सामने दिख रहा है ये राजस्थान का भौतिक स्वरूप, तो इनके बारे में जो बच्चे क्वेश्चन हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी तैयारी को रेगुलर करें और अच्छे अच्छे प्रश्नों को आप पढ़ करके जाएं, जिससे कि आपको सफलता लेने में ज़्यादा परेशानी ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप ऐसे ही पढ़ते रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें। नमस्कार।